अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 39 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस। ये जिन्होंने सेकेंड ईयर में मैथ्स पढ़ी है वो उससे फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, तो उसी को हमने थोड़ा सा रिवाइज़ करना है। और जिनके लिए न्यू टॉपिक है उनको भी डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन डिटेल से ही करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इस तरह ही बताऊँगी कि जैसे आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी लिख दिया करें अगर आपको वीडियो से कुछ समझ आती है, अच्छी लगती है तो। स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन f of x इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स फंक्शन वैल्यूज रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि अगर एक फंक्शन है आपके पास और उसकी वैल्यूज़ ना हर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। देखें जी, यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि ये 0 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 4, यहाँ पे 6। तो आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह से, ये है। अब देखें यहाँ पे 0 से 2 तक जो ग्राफ की शेप थी वही रिपीट हो रही है 2 से 4 तक, ठीक है, और वही रिपीट हो रही है 4 से 6 तक। तो हर 2 के इंटरवल के बाद देखें हमारी जो ग्राफ है, लाइंस वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल, यानी सेम होना चाहिए ना इनके दरमियान डिफरेंस, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, यानी एक पीरियड बन रहा है ना उसका, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, कि वो ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, f of x प्लस p इज इक्वल टू f of x। यानी यहाँ पे p जो है ना उसका पीरियड आएगा, कि एक फंक्शन है और वो अपने आप को कितने पीरियड के बाद रिपीट करता है। जैसे इसमें पीरियड क्या आएगा, 2 है ना, तो इसको हम लिखेंगे f of x प्लस 2 इज इक्वल टू f of x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने पीरियड अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एन एक्स। आपने एक बात याद रखनी है कि साइन और कॉज का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है, ठीक है। और टेन का यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, तो टेन का आपने याद रखना है, टेन का पीरियड हमेशा पाई होता है, और पाई को हम डिग्रीज में अगर लिखें तो वो 180 डिग्री होता है। तो साइन का पीरियड हमेशा 2 पाई या 360 होगा, और कॉस का पीरियड हमेशा 2 पाई या 360 होता है। लेकिन जो टेन है उसका पीरियड पाई होता है, और अगर रेडियन में करें तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास जब फंक्शन लिखा होता है ना, तो एक यहाँ पे वैल्यू दी होती है, एक साइन के साथ इधर x जो है उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी साइन 2x हो गया, 3x हो गया, और यहाँ पे शुरू में भी एक नंबर होता है। तो ये जो है ना नंबर, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये इस फंक्शन का क्या है, एम्पलीट्यूड है। और ये जो है ये उसका एंगल होगा nx, साइन x का, साइन का एंगल होगा। अब नीचे एग्जांपल देखें, आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू 5 साइन 2x। तो आपसे पूछा जाता है जी इसका पीरियड भी बताएं और इसका एम्पलीट्यूड भी बताएं। तो पीरियड और एम्पलीट्यूड बताने के लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो फंक्शन से पहले वैल्यू आ रही होती है वो एम्पलीट्यूड होती है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो 5 इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज़ 5। इसी तरह से जब हमने इसका पीरियड निकालना है, तो पीरियड निकालने के लिए ना क्या करना होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इतनी लेंथ तो होनी चाहिए ना आपकी, 2 नंबर का आ रहा है या 3 नंबर का आ रहा है, तो ये लेंथ मैंने इसलिए बनाई है। इसके अलावा मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला बताऊँगी जो आप MCQs अगर आते हैं तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, कि आप इतना टाइम ना लगाएं इसको सॉल्व करने में। MCQs तो जस्ट आपने ऑप्शन मार्क करना होता है ना, तो वो मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला भी बताती हूँ। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखें जी, आपने ये फंक्शन लिखा 5 साइन 2x, 5 साइन 2x। अब देखें हमने पढ़ा था कि साइन का जो फंक्शन है वो क्या होता है, 2 पाई या 360 होता है। तो हमने क्या करना है, इस 2x के साथ ना उसका पीरियड ऐड कर देना है, साइन का जो पीरियड है 360 वो ऐड कर देना है। अब आपने इस x को 1 बनाना है, पीरियड फाइंड करने के लिए आपने इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो अगर हम अंदर 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 दोनों के साथ फिर डिवाइड होगा। यहाँ पे तो कटिंग होके x बच गया, यहाँ पे कटिंग होगी तो ये 180 आ जाएगा। तो अब x का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, यानी अब जो इसके साथ वैल्यू आ रही है ना वो होगा इस पूरे फंक्शन का पीरियड 180, ठीक है। समझ आ गई आपको। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू 3 साइन 5x। तो 3 तो यहीं से हमें देख के पता चल गया कि उसका एम्पलीट्यूड है। अब आपने पीरियड फाइंड करना है, तो 3 साइन 5x वैसे ही लिखा। अब साइन का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है या 360 होता है, तो आपने 5x के साथ 360 ऐड कर दिया। अब इस x को 1 बनाना है हमने। 1 बनाने के लिए अंदर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब अंदर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बाहर
मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर जो मल्टीप्लाई किया वो तो एज इट इज़, यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से इनकी जब आप कटिंग करेंगे ना 72 आती है, तो x का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है। अब जो इसके साथ वैल्यू ऐड हो रही है वो 72 है, जो कि इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगी। तीसरी एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2 cos 3x, तो 2 यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2 cos 3x, cos का पीरियड भी 2 पाई होता है, ठीक है, या आप 2 पाई लिख लें या 360 लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपने उसको 360 किया, अब x को 1 बनाने के लिए यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इधर 3 से डिवाइड करें तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो हमने मल्टीप्लाई करना है ना, ये इससे बाहर नहीं कर देना आपने, ये cos के अंदर ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो cos के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, इसको आप यहाँ बाहर नहीं लिख सकते। अच्छा जी, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग करके हमारे पास 120 आ जाता है। तो इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या आ गया 120, और पीरियड कब आता है जब x का कोएफिशिएंट 1 बन चुका हो, फिर जो उसके साथ वैल्यू ऐड हो रही हो वो पीरियड होती है। इसी तरह से y इज इक्वल टू साइन x/2 है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसके साथ कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब है 1 होगा, तो एम्पलीट्यूड इसका 1 आ गया। अब आपने जब इसको लिखा है y इज इक्वल टू साइन x/2, तो साइन का पीरियड 360 होता है, 360 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको 1 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बाहर हम क्या करेंगे डिवाइड, अंदर अब 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर अगर हमने डिवाइड किया ना तो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ पे तो 2 कट हो गया, तो x की कोएफिशिएंट 1 बन गया, इनको मल्टीप्लाई करके 720 आ रहा है, तो इसका पीरियड हमने निकाला 720। इसी तरह से y इज इक्वल टू 4 साइन 2x, तो अब यहाँ से एम्पलीट्यूड तो 4 निकाल लिया हमने, साइन है तो 360 ऐड करेंगे, और इसको 1 बनाने के लिए अंदर 2 डिवाइड करना है, बाहर मल्टीप्लाई करना है, कटिंग करने के बाद इनको आप करें तो वो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से हमने इनके पीरियड्स निकालना सीखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताती हूँ। देखें, आपके पास अगर लिखा हुआ है एक फंक्शन y इज इक्वल टू a साइन nx, तो a जो है वो तो उसका एम्पलीट्यूड होता है। पीरियड निकालने का सबसे शॉर्टकट फार्मूला है 360 ओवर n, 360 ओवर n। n क्या है, जो x के साथ वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल मैं ना ये वाली आपको इस फार्मूले से भी करवा देती हूँ। देखिए, हमारे पास फार्मूला है पीरियड का 360 ओवर n, तो 360 एज इट इज़, n क्या है, जो x के साथ वैल्यू होती है, हमने ये लिखा है ना यहाँ पे, x के साथ जो वैल्यू है वो n है, तो यहाँ x के साथ 3 आ रहा है, तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर दें, हमारा आंसर क्या आ गया 120। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया जी इसका पीरियड 120 है, ठीक है। इसी तरह से आप इसका निकालना चाहते हैं तो 360 ओवर n, n के साथ यहाँ पे आ रहा है 1/2, ठीक है, तो आपने यहाँ 360 के साथ 1/2 डिवाइड करना है। जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग कर दें तो हमारे पास जो है मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 हो जाएगा, सॉरी 1/2 है, ऊपर जाके 2/1 होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 720, तो हमने यही पीरियड निकाला था ना इसका 720। इसी तरह से इस एग्जांपल को देख लें, n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, तो 360 को आप n पे डिवाइड करते हैं, यानी 360 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 180 आ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी सा फॉर्मूला है कि आप जो है साइन या कॉस उसका पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, आपने उसको 360 से डिवाइड कर देना है। सेम गोज़ फॉर y इज इक्वल टू a cos nx, a sin nx के लिए जो 2 चीज़ें हमने लिखी है ना, यही सेम आप cos के लिए भी करते हैं कि उसका पीरियड भी ऐसे निकलेगा, उसका एम्पलीट्यूड भी ऐसे ही निकलेगा। अब आपको अगर ग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, फिर आप कैसे उसका पीरियड बताएंगे, ठीक है। अभी पीछे तो फंक्शंस थे ना, उनमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप जस्ट उसको सॉल्व करें और बता दें। अब अगर आपको फंक्शन की इक्वेशन नहीं दी हुई, आपको जस्ट फिगर या ग्राफ दिया हुआ है, तो उसको आपने देख के कैसे बताना है कि पीरियड क्या होगा। पीरियड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्या होता है, एक ऐसा इंटरवल होता है जिसके बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फंक्शन कहाँ पे रिपीट हो रहा है, इतना फंक्शन आ रहा है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 8 के बाद यहाँ से 8 तक जा रहा है, उसके बाद देखें दोबारा से सेम वही रिपीट हो रही है, जो चीज़ यहाँ पे थी वही सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है, इसी तरह से आगे चलती जा रही है। तो कहाँ के तक रिपीट हो रही है, यानी 0 से 8 तक एक फंक्शन है, 8 के बाद रिपीटिशन शुरू हो रही है दोबारा से, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर देखें रिपीटिशन कहाँ तक है, यानी ये इस तरह से ऐसे, और फिर ये इधर आ रहा है, यहाँ से देखें इसके बाद इस पॉइंट के बाद दोबारा से वही वाली शेप शुरू हो रही है ना आगे, तो यानी 0 से 6 तक है, तो 6 के बाद ये रिपीटिशन आ रही है, तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला ग्राफ देखें, इसके अंदर आपके पास ये फंक्शन है, यूं जा रहा है ये, ठीक है, यहाँ तक सेम है, उसके बाद अगला फिर ऐसे है।
अगला फिर आगे ऐसे ही होगा। यानी ये जो सेम शेप है ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, 0 से शुरू हुई है, ठीक है, और कहाँ तक गई है, यहाँ तक रिपीट हो रही है ना, यानी इसके ऊपर x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो 0 से 5 तक सेम है, फिर 5 से 10 तक सेम है, फिर 10 से आगे 15 तक, यानी इसका पीरियड क्या है 5, क्योंकि 5 के बाद इसने हर 5 इंटरवल के बाद इसने अपने आप को रिपीट करना है, तो इसका पीरियड हम कहेंगे 5। नेक्स्ट है एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ जाता है कि आप अगर उसको ग्राफ को फंक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। पीरियोडिक फंक्शन कैन बी डिफाइंड एनालिटिकली इन मैनी केसेस। जैसे आपको नीचे देखें एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है, ये एक डायग्राम है, ये भी पीछे भी हमने देखी थी। तो यहाँ पे देखें रिपीटिशन कितनी हो रही है, ये जो है ना नीचे ये x की वैल्यूज़ हैं x एक्सिस के अलॉन्ग, और ये जो है ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब देखें हमने एक इस लाइन को पहले देखना है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखें इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3 कब है, व्हेन x जो है वो 0 से 4 तक है। जब x 0 से 4 तक जा रहा है तो y की वैल्यू 3 रह रही है, तो x की वैल्यू 0 से 4 तक आ गई, यानी f ऑफ x, y को हम f ऑफ x कहते हैं ना, पहले भी हमें पता है कि y को हमेशा क्या कहते हैं, f ऑफ x। तो y अगर 3 है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 3। इसी तरह से उसके बाद ये तो आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये तो इसके पैरेलल आ रही है ना, ठीक है। ये वाली लाइन देखें, ये y की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है 0, क्योंकि ये ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा। और ये 0 कब तक रह रही है, जब तक x की वैल्यू 4 से 6 तक नहीं चली जाती, यानी x की वैल्यू जब 4 से 6 के दरमियान है तब f ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है किसके बाद, स्टार्ट कहाँ से हुई थी वैल्यू 0 से, और कहाँ तक गई है 6 तक। तो 0 से 6 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं, 6 नंबर आते हैं ना, तो x के साथ आपने यहाँ पे 6 ऐड कर देना है, यानी हर 6 नंबर के इंटरवल के बाद ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। देखें यहाँ से यूँ हुआ, फिर आगे यहाँ से यूँ हो रहा है, फिर इस तरह से आगे जाएगा, यानी 6 से 12 तक, फिर 12 से 18 तक, यानी हर 6 नंबर्स के डिफरेंस के बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो हमने x + 6 लिखा, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है ना, तो इसके साथ जो भी ऐड हो रहा है वो इसका पीरियड है, तो 6 इसका पीरियड होगा। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप MCQs में है तो डायरेक्ट आपने बस देखना है कि देखें 6 तक सेम है, फिर आगे 6 के बाद सेम आ रहा है, फिर आगे 6, तो इसका 6 होगा पीरियड। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो आपने इस तरह से करना है उसको। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आपने जो है इसकी वो बनानी है इक्वेशंस। तो जैसे ऊपर तो हमने बड़ी आसानी से बना ली थी क्योंकि सारी स्ट्रेट लाइन्स थी ना, ये स्ट्रेट लाइन थी तो y की वैल्यू 3 आ गई थी, ये भी स्ट्रेट लाइन थी और y की वैल्यू 0 आ गई थी। अब यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, ये स्लोप्स हैं, थोड़ी तिरछी लाइनें आ रही हैं ना, तो हमें इनको स्लोप के ज़रिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कहाँ तक रिपीटिशन हो रही है, देखें एक ये लाइन है और फिर ये लाइन है, ठीक है, इसके बाद दोबारा से आगे वही शेप शुरू हो जाती है, तो यानी ये 5 तक होगा इसका पीरियड, ठीक है। अब हमने इस लाइन की अलग से इक्वेशन निकालनी है, जैसे ऊपर देखें हमने इस लाइन की अलग से इक्वेशन निकाली थी ना, और फिर इस लाइन की हमने अलग से इक्वेशन निकाली थी। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने करना है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अलग से फाइंड करनी है, इसकी अलग से फाइंड करनी है। तो देखें जी यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, अब सेम तो नहीं है ना, 2 से शुरू हुई है लेकिन कम होती जा रही है, और यहाँ कहाँ तक जा रही है -1 तक जा रही है। तो y की वैल्यू कैसे, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखें हम लिखेंगे स्लोप के ज़रिए। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट 0, 2 आ गया। ये पॉइंट जो है यहाँ पे x की वैल्यू 3 है क्योंकि इसके ऊपर 3 आ रहा है, और y की वैल्यू -1 है। तो पहले तो आप इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1, तो -1 - 2, ठीक है। इसी तरह से नीचे आ जाएगा 3 - 0, ये यहाँ पे ठीक कर लेते हैं हम, -1 - 2, इसी तरह से 3 - 0, तो ऊपर आ जाएगा -3, नीचे 3, और कटिंग करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अब हमने स्लोप तो निकाल ली, इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, y - y0 = m × x - x0। तो y तो एज इट इज़, y0 और x0 में ना कोई भी एक आप यूज़ कर लें, ये वाला पॉइंट यूज़ कर लें, ये कर लें। तो मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे y0 की वैल्यू 2 है, माइनस यहाँ पे m की वैल्यू हमने -1 निकाली है, x एज इट इज़, और x0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो y - 2 और -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, ये -2 उधर जाके प्लस होगा, तो 2 - x। तो y की वैल्यू यानी f ऑफ x की हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2 - x। ये
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है कब, जब एक्स 0 से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 3 तक, ठीक है, 0 से 3 तक जब x जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, ठीक है। तो कहीं भी आप देख लें, किसी भी किस्म का ग्राफ आ जाता है ना, उसके अंदर अगर स्लोप है लाइन के अंदर, उसकी इक्वेशन फाइंड करने का यही मेथड होता है, ठीक है। सीधी सी लाइन है तो वो तो बड़ी आसानी से आ जाएगी। अब आगे हमारी ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो इजीली आ जाएगा कि x की वैल्यू जब 3 से 5 तक है तो y की वैल्यू क्या है, -1, ये -1 के इक्वल आ रही है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 होगा व्हेन x इज बिटवीन 3 एंड 5। तो f ऑफ x -1 आ गया यहाँ से। तो अब कितने के बाद रिपीटिशन हो रही है, या हम ये देख सकते हैं कि हमने ये जो इंटरवल्स लिखे हैं ना, x 0 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, 0 से 3 फिर 3 से 5, तो 0 से 5 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आपने ऐड कर देना है, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है इसी तरह की। अब यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद रिपीटिशन कहाँ से शुरू हो रही है, 13 से। अब देखें हमने इसको सॉल्व करना है ना, जब इस लाइन की इक्वेशन पहले अलग फाइंड करनी है, इसके लिए यानी एफ ऑफ एक्स अलग आएगा, फिर इस लाइन के लिए एफ ऑफ एक्स अलग आएगा, और फिर इस लाइन के लिए एफ ऑफ एक्स अलग आएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं। तो पहले हम ये वाली लाइन कर लेते हैं। इसके लिए x की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट तक x की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, मुझ गरीब के पास स्केल नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो समझ तो आ जाएगी आप लोगों को मेरे ख्याल में कि ये इधर से ना, यहाँ 4 है ना, तो ये आपका कॉर्नर यहाँ आना चाहिए, यानी ये 4 के इक्वल आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यूज़ हमने 0 से 4 तक लेनी है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये क्योंकि एक तिरछी लाइन है, स्ट्रेट तो नहीं है, तो हमें पहले इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप हमने निकाल ली, ये जो पॉइंट होगा ये तो 0 0 है ना, x भी 0 y भी 0, इस पॉइंट पे हमने x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, तो 4 3 हमने ले ली। तो अब y2 - y1 यानी 3 - 0 ओवर 4 - 0, 3/4 आ गया। फिर y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो मैं 0 0 पॉइंट यूज़ कर रही हूँ, 4 3 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे y0 की जगह 0, m की जगह 3/4 आ जाएगा, x0 की जगह 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/4x, या y की जगह हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3/4x व्हेन x इज बिटवीन 0 to 4। तो ये पहला आपके पास f ऑफ x पहली लाइन का आ गया। अब दूसरी लाइन पे चलना है हमने, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पॉइंट मैंने पहले लिख दिए, एक 4 से 3 तक है, और दूसरा ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये क्या बनेगा, x की वैल्यू 10 है और y की -3 है, तो वो 10 - 3 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए पहले आप स्लोप m फाइंड करेंगे, ठीक है, उम्मीद है ये तो आप कर लेंगे, अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। यहाँ पे m निकाला आपने, और यहाँ पे इक्वेशन y - y0 करके, तो y की इक्वेशन आ गई 7 - x, ठीक है। तो f ऑफ x की दूसरी वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, देखें यहाँ से शुरू किया ना हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 थी, और कहाँ तक गए हैं, यहाँ तक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ रही है, तो x की वैल्यू 4 से 10 के दरमियान है, ठीक है, 2 आ गई। अब तीसरी की हमने फाइंड करनी है। तीसरी लाइन ये वाली है, x की वैल्यू 10 से 13 तक जा रही है, तो तीसरी जब हम लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे कि x की वैल्यू जब 10 से 13 के दरमियान है, तो f ऑफ x की वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल, तो f ऑफ x यहाँ पे -3 आ गया। अब हमने एंड पे क्या करना है, पीरियड बताना है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई थी, 0 से शुरू हुई थी, ठीक है, और फिर 0 से 4 गए हम, 4 से 10 गए, और 10 से 13 गए, तो कहाँ तक ख़त्म हुई जाके, 13 तक, यानी हमने 13 पॉइंट्स ट्रैवल किए। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 13 होगा, यानी हर 13 नंबर के इंटरवल के बाद ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। अब आगे कुछ आ जाते हैं कि ग्राफ स्केच करने हैं आपने, ठीक है। एग्जांपल है स्केच द ग्राफ ऑफ, आपको ये इक्वेशंस दे दी गई हैं, पीछे ग्राफ दिए हुए थे, हमने ये वाली इक्वेशंस निकाली थी। अब इक्वेशंस दे दी हैं और आपने ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखें सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू 4 है जब x इज जो है वो 0 से 5 तक है। मैंने वैसे यहाँ पे बना दिया क्योंकि मैंने इसकी वो नोट्स की पिक्चर्स लेनी थी, तो मैं आपके लिए दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। 0 से 5 तक है जब x की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। फिर x की वैल्यू 5 से 8 तक जा रही है, तो आप यहाँ पे 6 7 यहाँ पे 8 लगा लें, ठीक हो गया। अब देखें जी, जब x की वैल्यू 0 से 5 तक है तो तब f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, 4। f ऑफ x का मतलब y है ना, तो y की वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ पे अगर 4 है
तो 4 कब तक कहाँ पे आ रही है, 5 तक, ये x 5 है ना, और यहाँ से 4 है, तो यानी ये लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, ये लाइन बन गई। उसके बाद x की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसलिए हम नीचे आ गए हैं, क्योंकि 0 तो यहाँ पे है ना, तो इसलिए हमने ये लाइन नीचे की तरफ कर ली, और 0 पे पहुँच के हमने 0 के अलॉन्ग ही चलना है जब तक हम 8 तक नहीं पहुँच जाते। तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, तो ये फंक्शन का ग्राफ आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी हुआ है उन्होंने कि 8 के बाद जो है वो रिपीट होता है, तो 8 के बाद इसको रिपीट करने के लिए आपको 4 से स्टार्ट करना है ना, तो ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आगे वैसे ही इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। इसके अंदर देखें आपको फंक्शन गिवन है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 3 तक हैं, और f ऑफ x आपको बता दिया कि हर 3 इंटरवल के बाद ख़ुद को रिपीट करता है। तो अब देखें यहाँ पे जैसे ऊपर आपको बड़ा सिंपल सा दिया हुआ था कि आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ थी y की, वो आपने देख ली कि इसके अलॉन्ग कौन सी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो अंदर x भी आ रहा है ना, तो पहले तो आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, आप इसको देखें इस इक्वेशन को, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोला की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, एक x और एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम 0 कह देंगे। तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं ज़रा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हमने 0 कह दिया। अभी एक पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि पैराबोला यूँ भी तो हो सकता है ना, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। अब कैसे होगा ये हमें पहले देखना है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए देखते हैं कि देखें जो a होता है ना, a वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो -1 आ रही है, इट मीन्स कि वो लेस देन 0 है, यानी उसकी शेप तो नीचे को आएगी, ये तो डिसाइड हो गया। अब कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, देखें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नए सिरे से मैं आपके सामने बनाती हूँ। यहाँ पे 0 है और 3 के बाद वो रिपीट कर रहा है ना खुद को, 0 से 3 तक जाना है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो इस तरह बनेगा। लेकिन इसका सेंटर कहाँ पे आना चाहिए ये भी तो हमें पता होनी चाहिए, या इसकी हाइट कितनी हो, हम इतना भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, हम इतना भी कर सकते हैं, हम इतना भी कर सकते हैं, हमें इधर से y की वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि किस वैल्यू के बराबर ले जाके हमने उसको ड्रॉ करना है। तो वो कैसे निकालते हैं हम देखें, पहले हमें वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, वर्टेक्स यानी x की वैल्यू, यानी जो इसका सेंटर है ना वो कहाँ पे आना है, इधर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं -b/2a, ठीक है। ये भी सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, वैसे वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2a होता है। अब -b है तो b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे जो x के साथ होता है वो b होता है, तो ये -3/2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो 3/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 का आंसर आता है 1.5, यानी इसका जो सेंटर बनेगा ना वो 1.5 पे बनेगा, और 1.5 0 और 3 के बिल्कुल दरमियान में आता है, तो इसलिए आपने इधर और इधर से बराबर डिस्टेंस छोड़ देना है। तो सेंटर तो डिसाइड हो गया। अब हमने इसकी एम्पलीट्यूड या हाइट बतानी है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके इक्वल इसका सेंटर आएगा। तो y की वैल्यू के लिए हम ये f ऑफ x का फॉर्मूला लिखते हैं, इसके अंदर x की जगह आपने उसकी वैल्यू ये वाली पुट करनी है जो अभी हमने निकाली है 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 2.5, तो 2.5 कहाँ आएगा, ये फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, तो 2.5 तो 2 और 3 के दरमियान में आएगा ना, तो यानी इसके बराबर और यहाँ से इसके बराबर ये सेंटर होगा, तो इसको सेंटर मानते हुए आप इस तरह से एक पैराबोला ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिपीट कर रहा है ख़ुद को हर 3, ये इसका पीरियड 3 दिया हुआ है तो 3 के बाद रिपीट करता है, यानी आगे फिर ये इस तरह से एक बनेगा, हाइट भी सेम होगी, सेंटर भी 1.5 के डिफरेंस के बाद आएगा यानी 4.5, ठीक है। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा और 6 तक जा रहा है और आगे रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x, जब x की वैल्यू पहले 0 से पाई तक है और फिर 0 से 2 पाई तक है। अब इस फंक्शन के अंदर देखें हमें एम्पलीट्यूड जो y इज इक्वल टू a साइन nx होता है, तो ये एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड हाइट होती है, तो पीछे तो पैराबोलिक इक्वेशन थी उसका एम्पलीट्यूड हमने खुद फाइंड किया था वर्टेक्स और f ऑफ x की वैल्यू निकाल के, लेकिन यहाँ पे तो हमें खुद ही गिवन है, तो हमें पता चल गया कि जो आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी इस 2 की हाइट पे आएगी, ठीक है। उसके बाद कब तक y की वैल्यू 2 रहेगी, जब तक आंसर हमारा 0 से पाई तक नहीं आता, ये 0 है और यहाँ पे हम लेट पाई कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 2 पाई,
फिर इसी तरह से कर लेते हैं 3 पाई। ठीक है, x की वैल्यू पाई की फॉर्म में दी हुई है ना, तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया। अब जो साइन होता है ना, साइन का आपने याद रखना है, ग्राफ हमेशा इस तरह का होता है। ठीक है, यूं साइन का ग्राफ बनता है। अब देखें साइन, हमने देखें यहाँ पे जो साइन 2x है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी, 2 होनी चाहिए। तो ये हाइट 2 है, यहाँ तक आपने जो है ना इसका साइन का ये एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कहते हैं पाई तक तो है साइन, लेकिन पाई से 2 पाई तक जब आपने जाना है ना, पाई से 2 पाई तक, तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, यानी वाई की वैल्यू 0। तो 0 तो यहाँ पे होता है ना, यानी इसके अलॉन्ग ही आपने इस तरह से मूव करते जाना आगे तक। ठीक है, ये ग्राफ बन गया बस हमारा, क्योंकि 2 पाई के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाती है। तो 2 पाई तक हमारा ग्राफ है, आगे रिपीटिशन होगी तो वो यूं हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, 4 पाई तक, उसके बाद फिर रिपीटिशन हो जाएगी तो वो 6 पाई तक जाएगी। इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ग्राफ के ना 3 हिस्से होंगे, 3 फंक्शन हमें दिए हैं। पहली लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है ना, वो कैसे ड्रॉ करनी है, एक्स स्क्वायर बाय 4। अब एक्स स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे ना इस तरह की जब इक्वेशन आती है, इसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ पैराबोला। पार्टीशन ऑफ पैराबोला का मतलब है कि पूरा फुल पैराबोला नहीं है, यानी इस तरह से फुल नहीं है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, हाफ है ये। ठीक है, अब ये हाफ ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a होती है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। तो आपने हाफ पैराबोला ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ 0 से 4 तक। तो x की वैल्यू हम देखें, ये 0 है, और ये अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये 4 की हाइट है। ठीक है, और जो y की वैल्यू है ना वो भी 4 तक जाएगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम देखें अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना सेम उसी मेथड से, क्योंकि f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दी हुई है, 0 4 और ये वैल्यू एक दी हुई है, तो मैक्सिमम 4 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 4 हाइट तक जाना है। तो यानी हमने यूँ इसको ड्रॉ कर दिया, ये हाफ पैराबोला हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद जब 4 से 6 तक x की वैल्यू है तो f ऑफ x 4 के अलॉन्ग ही है, यानी इस तरह से 4 के अलॉन्ग जाना है आपने। देन एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है जब वो 6 से 8 हो। तो 0 तो यहाँ पे है ना और 8 यहाँ पे है, तो 0 पे आने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आए और यहाँ से 8 तक गए। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि 8 इसका पीरियड है, यानी 8 के बाद दोबारा से यही रिपीटिशन शुरू हो जाएगी, इस तरह से पैराबोला जाएगा और आगे इस तरह से वो इस तरह, ये आपके पास जो है वो फिगर बन जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास यूजफुल इंटीग्रल्स हैं कुछ हमारे पास। हियर आर सम इंटीग्रल्स दैट अपीयर फ्रीक्वेंटली इन आवर वर्क ऑन फोरियर सीरीज। अब आपने ना आगे फोरियर सीरीज पढ़नी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं है, पूरा डिटेल से आगे मैं आपको समझाऊंगी। तो बस आपने देखना है कि फोरियर सीरीज पढ़ने से पहले आपको कुछ इंटीग्रल्स का पता होना चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करना है। देखें, क्योंकि इनको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, तो इसलिए हम ना इनके रिजल्ट्स पहले से निकाल के रख रहे हैं, ताकि आगे अगर ये फोरियर सीरीज़ में आए ना तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर दें, वहाँ पे हमें सॉल्व ना करना पड़े। तो बड़ा इजी सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, कि अगर आपके पास माइनस पाई से पाई तक आपको लिमिट दी हुई है साइन nx dx की, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, साइन 1x, साइन 2x, साइन 3x, 4x। तो जब आप साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो माइनस कॉज आती है, साथ में n के साथ जो नंबर होता है, अगर 2 होता है तो हम 2 डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे n है तो हम n डिवाइड कर देंगे, साथ में लिमिट्स आपने बाहर लिख दी। अब आप माइनस कॉज n इंटू एक्स की जगह आप पर लिमिट पाई पुट करें, माइनस लगा के फिर माइनस कॉज n इंटू इसकी जगह माइनस पाई पुट करें, लोअर लिमिट। कॉज के अंदर अगर माइनस आए ना तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है उसको, यानी पॉजिटिव आंसर देता है। अगर आप कैलकुलेटर से भी देखें ना, आप कॉज माइनस 90 निकाल के देख लें, आप कॉज माइनस 180, आंसर वो प्लस में ही देगा आपको। ठीक है, तो कॉज के अंदर अगर माइनस आए तो वो उसको ख़त्म कर देता है, प्लस कर देता है। तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, ये दोनों ऑपोजिट साइन हैं, कैंसिल होके आंसर हमारा क्या आ गया, 0। तो आगे कहीं भी अगर साइन का फंक्शन आ रहा है जिसके साथ लिमिट्स माइनस पाई से पाई तक हैं, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 0 कर सकते हैं। उसके बाद कॉज एन एक्स की भी सेम डेरिवेशन है कि कॉज का आप जो है वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करें तो साइन एन एक्स बाई एन आती है, लिमिट्स पुट करें अंदर, और लिमिट्स पुट करने के बाद ये दोनों जो है यहाँ पे वैसे तो प्लस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखें साइन पाई जो होता है, पाई कहाँ पर आता है, यहाँ आता है ना पाई, यानी साइन 180 वो 0 होता है। ठीक है, और आप जब साइन 1 पाई है, अगर 2 पाई करेंगे तो वो इस लाइन पे आएगा, तो यहाँ भी
इस पूरी लाइन के ऊपर बेसिकली साइन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 0 साइन 180 0 और इस पे साइन 1 होता है, ठीक है। तो इस लाइन पे कहीं भी आप आ जाएं, साइन यहाँ पे 1 पुट करेंगे पाई के साथ तो वो यहाँ आएगा, 2 पुट करेंगे तो वो यहाँ आएगा, 3 पुट करेंगे वो इधर आएगा, 4 पुट करेंगे वो इधर आएगा, यानी इस लाइन के ऊपर ही सारे आंसर्स आ रहे हैं। तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएंगी, इसलिए फाइनल आंसर भी हमारा 0 होगा। अब इस तरह से साइन स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह की डेरिवेशन हमने वैसे पहले भी की हुई है। साइन स्क्वायर में वही हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, 1 माइनस कॉस 2nx/2। इसका आपने ओपन कर लिया। अब आप ये 2 को बाहर निकालें, अंदर 1 माइनस कॉस 2nx बचेगा। 1 की इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी, x माइनस कॉस 2nx की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो साइन 2nx आती है, और x के साथ क्योंकि यहाँ पे 2n था तो वो 2n यहाँ पे डिवाइड भी हो गया। अब आप इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करें, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन 2 इंटू इस x की जगह पर लिमिट पुट कर दें पाई, नीचे 2n एज इट इज़, माइनस लगा के यहाँ इस x और इस x की जगह आपने लोअर लिमिट पुट कर दी जो कि माइनस पाई है। यहाँ माइनस पाई आ गया, यहाँ माइनस था लेकिन वो माइनस इस बाहर वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। अब ये पाई एज इट इज़, अब पाई के साथ मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर आ जाए तो साइन जो है वो 0 होता है इस लाइन के ऊपर। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 और 2 कैंसिल कर दें तो आंसर हमारा पाई आ जाता है। तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर की भी सेम डेरिवेशन है, ठीक है। सिर्फ क्या फ़र्क है, उसमें हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x था, इसके अंदर हमारे पास 1 प्लस कॉस 2nx है। सेम इसी तरह से डेरिवेशन करनी है, आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन और कॉस की अगर दोनों की पावर 1 हो तो दोनों का आंसर 0 आता है, और अगर दोनों की पावर 2 हो तो दोनों का आंसर पाई आता है। शर्त क्या है कि लिमिट्स ये होनी चाहिए माइनस पाई से पाई तक। अब देखिए हमारे पास एक और है यहाँ पे साइन nx कॉस nx, एक nx है एक mx है। तो इनकी जब इंटीग्रेशन करनी है तो देखिए दो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास तो इंटीग्रेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट रूल तो नहीं होता ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने याद हो चैप्टर 10 के अंदर आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम वाले। तो यहाँ पे हमने ना प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रोडक्ट टू सम में क्या होता है कि साइन कॉज अगर हो तो उसके साथ 2 होना ज़रूरी है। तो 2 हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड किया वो तो वैसे ही आएगा, जो मल्टीप्लाई किया है 2 साइन, आपने फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से पढ़े होंगे, 2 साइन पी कॉज क्यू। तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन पी प्लस क्यू और कॉज पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है। तो साइन p प्लस क्यू यानी nx प्लस mx, तो x कॉमन लेके अंदर n प्लस m बच गया। इसी तरह से यहाँ पे nx माइनस mx है तो x कॉमन लेके n माइनस m बच गया। अब यहाँ पे जो 2 साइन कॉज है ना, उसके अंदर फॉर्मूला होता है साइन प्लस साइन। अगर एक दफ़ा साइन एक दफ़ा कॉज हो तो वो दोनों में साइन आता है और दरमियान में प्लस आता है। तो ये फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया, लिमिट साथ में वैसे ही है। अब साइन के साथ जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे ना यहाँ पे पाई, और लोअर लिमिट पुट करें माइनस पाई, तो साइन की पाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पाई पे वैल्यू उसकी 0 होती है, तो इसलिए ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया था कि पाई के साथ आप कोई भी नंबर लिख दें तो इस पूरी लाइन के ऊपर उसका आंसर 0 ही रहता है। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर 0 आ जाता है। इस तरह से आप कॉस का फॉर्मूला देखें, इसमें भी आपने सेम इसी तरह से करनी है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर 2 डिवाइड करेंगे। 2 कॉस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कॉस प्लस कॉस, अंदर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब कॉस यहाँ पे पुट कर दें कॉस पाई, ठीक है। इसी तरह से माइनस पाई, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन लेके, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पे साइन आ जाएगा ना, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, इस कॉस की भी इंटीग्रेशन साइन होती है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट्स पुट करके तो आंसर इसका भी आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नोट है यहाँ पे हमारे पास कि अगर n और m दोनों इक्वल हो जाएं, n इज़ इक्वल टू m हो, यानी ये n तो वैसे ही इस m की जगह भी हम n पुट कर दें, दोनों इक्वल होने का यही मतलब है ना कि इधर भी इस m की जगह क्या आ जाए, n आ जाए। तो cos nx दोनों मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर nx हो जाता है। और cos स्क्वायर की अभी पीछे हमने डेरिवेशन निकाली थी cos स्क्वायर nx की, वो हमारे पास क्या आई थी, पाई आई थी, तो उसको हम पाई के इक्वल कह सकते हैं। इसी तरह से साइन और साइन का फॉर्मूला, तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन के साथ ना -2 होना चाहिए प्रोडक्ट टू सम में जाने के लिए। -2 से मल्टीप्लाई भी किया, बाहर -2 से डिवाइड भी करेंगे। अंदर फार्मूला इसका -2 साइन का फॉर्मूला होता है कॉज माइनस कॉज, ये आपने फार्मूला लिखा। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन करके तो आंसर 0 आ जाता है।
और अगर यहाँ पे भी आप कहते हैं कि n इक्वल टू m हो जाए, यहाँ पे भी n आ जाए, तो वो साइन स्क्वायर n बन जाएगा और उसका आंसर अभी हमने पीछे निकाला था पाया आता है। ठीक हो गया। अब ये समरी है, इस पूरे लेक्चर की समरी है। पीछे वाले अगर आपको डेरिवेशन मुश्किल लगती है ना, बेशक आप वो स्किप कर दें, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ये समरी, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपको वैल्यूज़ याद हों। माइनस पाई से पाई तक लिमिट है साइन की तो आंसर 0 आता है, कॉस की है तो भी 0 आता है। यानी जितनी पीछे हमने डेरिवेशन की है ना, सबके रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कॉस स्क्वायर हो तो आंसर पाया आता है, साइन स्क्वायर हो तो भी आंसर पाया आता है। साइन कॉस आ जाए, साइन एन एक्स कॉस एम एक्स, तो आंसर 0 होता है। कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स आ जाए तब भी आंसर 0 होता है। दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन एक n है एक m है, तो 0 तब होगा जब n और m दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन अगर n और m इक्वल हो जाएं इसके अंदर, ठीक है, ये नीचे मैंने लिख दिया, यहाँ पे n और m अगर इक्वल हो जाएं तो फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का आंसर हमने अभी ऊपर देखा था यहाँ पे कि पाया आता है, तो इसका भी पाया आएगा। इसी तरह से साइन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर दोनों साइन है, अगर दोनों n और m इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 0 आएगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर पाया आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो हमने इसके लेक्चर के अंदर पढ़े हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जितनी भी लिमिट्स यूज़ की हैं माइनस पाई से पाई तक की हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है। माइनस पाई से पाई का मतलब क्या है, ये पाई है और ये क्या है, माइनस पाई है। यानी एक पूरा 180 डिग्री का आपने वो ट्रैवल किया ना, ऊपर से चले जाएं या इधर से आ जाएं, आपने 180 डिग्री ट्रैवल किए, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर आप लिमिट्स इस तरह से चेंज कर दें कि यहाँ पे आपको पता है कि π/2 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, ठीक है। तो माइनस π/2 कहाँ होगा, वो भी यहाँ होगा। जैसे यहाँ पे पाई है, यहाँ पे दोबारा से 0 आता है, ठीक है। आप वापस इस तरह से पूरा घूम के आते हैं ना, तो ये माइनस पाई इधर आता है। ऊपर से आए तो ये पाई है, यहाँ से इधर आए तो वो माइनस पाई होता है, ठीक है। इसी तरह से आप π/2 में अगर देखें तो ऊपर π/2 प्लस होता है तो नीचे माइनस होगा, और वैसे नीचे माइनस, तो ये यानी एक पूरा सर्कल पूरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से 80 में भी देखें तो एक पूरा सर्कल पूरा हो रहा है। तो एक सर्कल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 2 पाई एंगल्स होते हैं। तो यानी आप 2 पाई के फासले से कोई भी इंटरवल ले लें, माइनस पाई से 2 पाई तक भी 2 पाई का फासला आ रहा है, इनके दरमियान भी 2 पाई का फासला आ रहा है, इनके दरमियान भी 2 पाई का फासला आ रहा है। तो यानी जिनका डिफरेंस इंटरवल का 2 पाई हो उनके आंसर्स यही होंगे सारे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माइनस पाई पाई, अगर यहाँ पे 0 और 2 पाई होता तब भी सेम आंसर आता, ठीक है। बस ये शर्त है कि इंटरवल के दरमियान जो फासला है, जो लिमिट है, वो कितनी होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए।